30 जनवरी 2026 को निफ्टी 50 ने करीब 25,247 के आसपास ओपनिंग दी और पूरे दिन संघर्ष करता रहा। बीच बीच में थोड़ी रिकवरी दिखी, लेकिन अंत में 25,320 के आसपास क्लोज हुआ, यानी करीब 0.39% की गिरावट। बैंक निफ्टी में भी कोई बड़ी टूट नहीं थी, लगभग 0.58% की गिरावट रही। बाजार में असली दबाव इंडेक्स शेयरों से ज्यादा सेक्टोरल मूवमेंट की वजह से देखने को मिला। आज का सबसे बड़ा झटका मेटल सेक्टर में देखने को मिला, जो पिछले कई हफ्तों से लगातार ऊपर जा रहा था। निफ्टी इंडिया मेटल इंडेक्स करीब 5% से ज्यादा टूट गया। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे इंटरनेशनल मेटल्स में तेज गिरावट आई और उसी का सीधा असर मेटल और माइनिंग कंपनियों पर पड़ा। वेदांता लिमिटेड में करीब 11 से 12% की गिरावट दिखी। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, नैल्को और जीएमडीसी जैसे शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। खास बात ये रही कि हिंदुस्तान कॉपर में पिछले दिन अपर सर्किट था, लेकिन आज पूरा फायदा मिट गया। इसी वजह से पूरे बाजार पर दबाव और बढ़ गया। पीएसयू बैंक सेक्टर बहुत ज्यादा खराब नहीं था, हल्की कमजोरी जरूर रही। फार्मास्यूटिकल सेक्टर और मीडिया सेक्टर आज अच्छे मूड में नजर आए। रियल्टी सेक्टर भी पॉजिटिव था, जबकि फाइनेंशियल सर्विसेज और सर्विसेज सेक्टर में हल्का दबाव रहा। एफएमसीजी, ऑटो और कंजम्पशन सेक्टर कुल मिलाकर ठीक ठाक प्रदर्शन करते दिखे। आईटी सेक्टर में कमजोरी आना स्वाभाविक था, क्योंकि कल रात यूएस में नैस्डैक और बड़ी टेक कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला और अमेजॉन में तेज गिरावट आई थी। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स आज बाजार का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा रहे, जहां अचानक तेज गिरावट देखने को मिली। जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में ये ईटीएफ्स थे, उन्हें आज अच्छा खासा झटका लगा। हालांकि गोल्ड और सिल्वर की लंबी अवधि की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी जितनी बढ़ेगी, इनकी अहमियत उतनी ही बनी रहेगी। गोल्ड कुछ समय पहले $5,000 प्रति आउंस के आसपास था और अब $5,156 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी गिरावट के बाद भी ये पूरी तरह टूट नहीं रहा। सिल्वर में भी तेज करेक्शन आया, जो पहले $121 प्रति आउंस के आसपास था और गिरकर $99 तक चला गया। अब वहां से थोड़ी रिकवरी जरूर दिख रही है, लेकिन करीब 10% की गिरावट साफ नजर आती है। जिन लोगों के पास अभी गोल्ड और सिल्वर नहीं है, उनके लिए ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जा सकता है। इसे डर के रूप में लेना है या मौके के रूप में, ये पूरी तरह निवेशक की सोच पर निर्भर करता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी भी एक कारण रही, क्योंकि मिडिल ईस्ट में फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा, क्रूड ऑयल में उतनी ही तेजी देखने को मिलेगी। यूएस मार्केट में आज रात फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के नाम की घोषणा होनी है। इसी वजह से डाउ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी फिर से चर्चा में है। आज की लेटेस्ट खबर के मुताबिक उन्होंने कनाडा पर यूएस में बेचे जाने वाले एयरक्राफ्ट पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कनाडा यूएस को कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सप्लाई करता है और इस कदम से ट्रेड वॉर और ज्यादा गहराने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे हालात भारत के लिए लंबे समय में फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि यूएस अपने पुराने अलाइज से जितना दूर जाएगा, भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उतनी ही बढ़ेगी। हाल ही में यूरोपियन यूनियन का रुख भी भारत की तरफ झुकता दिखा है और अब कनाडा के साथ भी इंडिया के ट्रेड टाइज मजबूत होने की संभावना बन रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है कि जो भी देश क्यूबा को ऑयल बेचेगा, उस पर भी टैरिफ लगाया जाएगा। ये भी ग्लोबल ट्रेड टेंशन को और बढ़ाता है। आने वाले दिनों में Q3 रिजल्ट्स, यूनियन बजट और ग्लोबल डेवलपमेंट्स मिलकर बाजार की दिशा तय करेंगे, इसलिए अपडेट्स पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिसंबर तिमाही में स्थिर लेकिन भरोसेमंद प्रदर्शन दिखाया है। बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 4.5% बढ़कर 5,054 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग स्थिर रहते हुए 11,800 करोड़ रुपए रहा, जो ये दिखाता है कि कमाई में स्थिरता बनी हुई है। बैंक की एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार नजर आ रहा है। ग्रॉस एनपीए घटकर 2.04% हो गया है और नेट एनपीए 0.57% पर स्थिर है। वहीं एग्रीकल्चर को छोड़कर कलेक्शन एफिशिएंसी 98.63% रही, जो ये बताती है कि ग्राहकों से वसूली मजबूत बनी हुई है। लोन ग्रोथ के मोर्चे पर बैंक ने मैनेजमेंट गाइडेंस से बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल लोन बुक 14.3% बढ़कर 13.43 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि डोमेस्टिक एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों में ही डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज हुई है, जो बैंक के बिजनेस विस्तार को दिखाती है। एनटीपीसी लिमिटेड ने तीसरी तिमाही में मुनाफे के मोर्चे पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.8% बढ़कर 4,987 करोड़ रुपए रहा, जो बाजार के अनुमान से थोड़ा बेहतर है और ये दिखाता है कि कंपनी की कमाई स्थिर बनी हुई है।
हालांकि रेवेन्यू में हल्की कमजोरी देखने को मिली और ये 1.8% घटकर 40,643 करोड़ रुपए रहा, लेकिन एबिटा लगभग स्थिर रहा और एबिटा मार्जिन बढ़कर 30.9% पहुंच गया, जिससे साफ है कि कंपनी ने लागत नियंत्रण पर अच्छा काम किया है। निवेशकों के लिए अच्छी खबर ये रही कि एनटीपीसी लिमिटेड के बोर्ड ने 2026 के लिए दूसरा इंटरिम डिविडेंड मंजूर किया है। कंपनी 27.5% यानी 2.75 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देगी, जिसकी भुगतान तारीख 25 फरवरी 2026। कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड ने Q3 में मुनाफे के स्तर पर मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 9% बढ़कर 86.1 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू में हल्की बढ़त के साथ ये 1168 करोड़ रुपए रहा। असली मजबूती ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में देखने को मिली, जहां एबिडा 32% उछलकर 201.5 करोड़ रुपए पहुंच गया और एबिडा मार्जिन 13.2% से बढ़कर 17.2% हो गया, जो बेहतर कॉस्ट कंट्रोल और प्रोडक्ट मिक्स का नतीजा है। कंपनी का कोर टाइल्स बिजनेस अब भी ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बना हुआ है। वहीं नई लेबर कोड्स के चलते 18.30 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल खर्च दर्ज किया गया, जिसे मैनेजमेंट ने वन टाइम इम्पैक्ट बताया है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ने दिसंबर तिमाही में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 33% बढ़कर 101 करोड़ रुपए पहुंच गया और लेंडिंग AUM पहली बार 15,000 करोड़ रुपए के पार निकल गया, जो बिजनेस की मजबूत रफ्तार दिखाता है। कंपनी की लेंडिंग ग्रोथ का बड़ा कारण डायरेक्ट टू कस्टमर लोन रहा, जो अब कुल AUM का 56% हो चुका है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 39% की तेज बढ़त के साथ 371 करोड़ रुपए रहा, जिससे साफ है कि कमाई की गुणवत्ता मजबूत हो रही है। एसेट क्वालिटी पूरी तरह कंट्रोल में है, जहां ग्रॉस NPA 1.36% और नेट NPA 0.69% पर स्थिर है। मैनेजमेंट का कहना है कि GST कट और RBI के रेपो रेट में कमी से खपत बढ़ी है, जिसका फायदा आगे भी कंपनी को मिलता रह सकता है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने Q3 में अच्छा मुनाफा दर्ज किया है, जहां कंपनी का प्रॉफिट 8.7% बढ़कर 343.3 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू में भी 15% की मजबूत बढ़त देखने को मिली। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो सिगरेट सेगमेंट से ही कुल रेवेन्यू का 99% से ज्यादा हिस्सा आता है, यानी कमाई पूरी तरह इसी कोर बिजनेस पर टिकी हुई है। शेयर की चाल थोड़ी कमजोर रही है, क्योंकि बीते एक महीने में स्टॉक करीब 23.5% टूट चुका है। हालांकि नतीजों से पहले ये शेयर हल्की बढ़त के साथ 2036 रुपए पर बंद हुआ था। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के लिए ये तिमाही थोड़ी कमजोर रही, जहां Q3 में कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही के मुकाबले 72% गिरकर 28.4 करोड़ रुपए रह गया। इस गिरावट की बड़ी वजह एक बार का खर्च रहा, क्योंकि नई लेबर कोड्स के तहत 30.34 करोड़ रुपए का ग्रेचुइटी कॉस्ट एक्सेप्शनल आइटम के रूप में बुक किया गया, जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन दबाव में आ गया। रेवेन्यू और EBIT दोनों में भी गिरावट देखने को मिली और ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर 8.1% रह गया, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये असर वन टाइम है और आगे चलकर मार्जिन सामान्य हो सकता है। जिंदल स्टील की दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी रही, जहां कमाई 10.9% बढ़कर 13,026 करोड़ रुपए पहुंची, लेकिन लागत बढ़ने की वजह से मुनाफे पर भारी दबाव देखने को मिला। एबिडा में 25% से ज्यादा की गिरावट आई और ऑपरेटिंग मार्जिन 18.6% से घटकर 12.5% रह गया, जिसका सीधा असर नेट प्रॉफिट पर पड़ा और मुनाफा 80% गिरकर 188.5 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि ऑपरेशनल स्तर पर कंपनी की स्थिति मजबूत रही, क्योंकि स्टील प्रोडक्शन और सेल्स में तिमाही आधार पर 20% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई, लेकिन बढ़ता कर्ज और कैपेक्स निवेश फिलहाल दबाव बनाए हुए है। KEC इंटरनेशनल ने दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के मोर्चे पर अच्छा काम किया है, जहां रेवेन्यू 12.2% बढ़कर 6,001 करोड़ रुपए पहुंच गया। एबिडा में भी 15% की बढ़त देखने को मिली और मार्जिन 7.1% तक सुधरा, लेकिन लेबर कोड से जुड़े एक्सेप्शनल खर्च की वजह से नेट प्रॉफिट हल्का घटकर 127.5 करोड़ रुपए रह गया। लंबी अवधि की तस्वीर मजबूत दिखती है, क्योंकि 9 महीनों में कंपनी का रेवेन्यू 17,116 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 412.8 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो स्टेडी एग्जीक्यूशन का संकेत देता है। अजंता फार्मा ने Q3 में दमदार प्रदर्शन किया है, जहां कंपनी का मुनाफा 17.6% बढ़कर 274 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू में 20% की मजबूत ग्रोथ देखने को मिली। एबिडा भी करीब 19% बढ़कर 382.5 करोड़ रुपए रहा। हालांकि मार्जिन हल्का सा घटकर 28.7% पर आ गया, जो कॉस्ट और मिक्स के असर को दिखाता है। 9 महीनों के आंकड़े देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति काफी मजबूत है, जहां ROCE 34% और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 26% है, जबकि फॉरेक्स लॉस को हटाने पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और भी बेहतर नजर आती है।
सेबी ने एनएसई को आईपीओ के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दी है, जिससे को लोकेशन केस की वजह से सालों से अटका प्रोसेस अब आगे बढ़ेगा। एनएसई अप्रैल तक डीआरएचपी फाइल कर सकता है और 8-9 महीने में लिस्टिंग की उम्मीद है, जहां इसकी अनुमानित वैल्यू करीब 5 लाख करोड़ रुपए मानी जा रही है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में 2 बड़े 765 केवी ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स को चालू किया है, जिससे 3000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली की इवैक्यूएशन संभव होगी। इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ इंडिया का पावर ग्रिड मजबूत होगा और कंपनी का कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़कर 5312 सर्किट किलोमीटर तक पहुंच गया है। सीजी पावर की सब्सिडियरी जीजी ट्रॉनिक्स इंडिया को इंडियन रेलवेज से 433 करोड़ रुपए का बड़ा कवच सिस्टम ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर ट्रेन टकराव रोकने वाली स्वदेशी तकनीक की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए है, जिसमें 11 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। इंडोको रेमेडीज के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला, जब यूएस एफडीए ने कंपनी के लैकोसमाइड ओरल सोल्यूशन को मंजूरी दे दी। ये दवा विम्पैट का जेनेरिक वर्जन है और इस अप्रूवल से कंपनी के यूएस पोर्टफोलियो को मजबूती मिलेगी। कोटन शिपयार्ड को पोलस्टार मैरिटाइम से करीब 250 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर मिला है, जिसमें 2 ग्रीन टग्स बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत है और कंपनी के ग्रीन शिपिंग फोकस को दर्शाता है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को रेलवे से 94.24 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसके तहत एलएचबी कोचेज में आईपी बेस्ड वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम लगाया जाएगा। इससे रेलवे की सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को मजबूती मिलेगी। वोडाफोन आइडिया के शेयर में 30 जनवरी को अचानक करीब 10% की तेजी देखने को मिली, जहां शेयर 11 रुपीस के पार पहुंच गया। इस उछाल के पीछे बेहतर Q3 नतीजे, बड़ा कैपेक्स प्लान, मैनेजमेंट का भरोसा और प्रमोटर्स की ओपन मार्केट बाइंग को लेकर चल रही चर्चाएं अहम वजह मानी जा रही हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस ने Q4 में 10% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, लेकिन ईपीएस अनुमान से कम रहा। क्रेडिट लॉसेस के लिए प्रोविजन बढ़कर $1.4 बिलियन हो गया और कुल खर्च भी उम्मीद से ज्यादा रहा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव देखने को मिला। मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज ने Q3 में मजबूत प्रदर्शन किया, जहां नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 57.8 करोड़ रुपए पहुंच गया। हायर सेल्स, बेहतर मार्जिन्स और 182 नए स्टोर्स जुड़ने से कंपनी का टोटल स्टोर काउंट 5112 हो गया है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का Q3 मुनाफा वन टाइम चार्ज की वजह से करीब 16% घटा, लेकिन रेवेन्यू में 7% की बढ़त रही। टियर 2 और टियर 3 शहरों से बेहतर डिमांड और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल डिसिप्लिन के चलते मार्जिन सुधरे और शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। मदरसन सुमी इंडिया की तीसरी तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ काफी मजबूत रही और कमाई 25% से ज्यादा बढ़ी, जिसका फायदा बढ़ते ऑटोमोटिव डिमांड और नए ग्रीनफील्ड प्लांट से मिला। मुनाफा भी बढ़ा, लेकिन रॉ मटेरियल खासकर कॉपर की कीमतों ने मार्जिन्स पर दबाव डाला। कंपनी की बैलेंस शीट अब भी डेट फ्री है और ग्रीनफील्ड यूनिट्स का प्रदर्शन धीरे धीरे सुधर रहा है। ईवी सेगमेंट से रेवेन्यू अब करीब 6% हो चुका है, जो आने वाले समय में ग्रोथ का नया ड्राइवर बन सकता है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड की इस तिमाही में प्रॉफिट पर भारी दबाव देखने को मिला, जहां मुनाफा करीब 40% गिर गया। हालांकि सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से रेवेन्यू में हल्की ग्रोथ बनी रही। इनपुट कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से मार्जिन सिकुड़ गए, जिससे एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों प्रभावित हुए। कंपनी का पूरा बिजनेस एग्रो केमिकल्स पर ही टिका है, इसलिए कॉस्ट कंट्रोल आगे बहुत अहम रहेगा। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज ने इस तिमाही में बैलेंस्ड और मजबूत प्रदर्शन किया है, जहां रेवेन्यू में स्टेडी ग्रोथ के साथ प्रॉफिट में भी 20% की बढ़त दर्ज हुई। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मार्जिन्स का तेज सुधार रहा, क्योंकि बेहतर कॉस्ट एफिशिएंसी और ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से एबिटा मार्जिन लगभग दोगुना हो गया। इसी कारण शेयर में भी तेज उछाल देखने को मिला। अंबुजा सीमेंट्स ने Q3 में वॉल्यूम्स के मामले में रिकॉर्ड बनाया और सेल्स भी बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कमजोर रही। पावर, फ्यूल और फ्रेट कॉस्ट बढ़ने से एबिटा और मार्जिन्स में बड़ी गिरावट आई। कैपेसिटी एक्सपेंशन के मोर्चे पर कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है और सीमेंट कैपेसिटी 109 MTPA तक पहुंच चुकी है, जिसे मार्च 2026 तक 115 MTPA करने का लक्ष्य है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तस्वीर बनी रहती है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की रेवेन्यू ग्रोथ ठीक रही, लेकिन मार्जिन्स घटने की वजह से नेट प्रॉफिट में 21% की गिरावट आई। कंस्ट्रक्शन और अन्य लागतों का असर सीधे मुनाफे पर पड़ा। ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी की स्थिति मजबूत बनी हुई है, जहां प्री सेल्स, लीजिंग और हॉस्पिटैलिटी तीनों सेगमेंट्स में स्टेडी परफॉर्मेंस देखने को मिला, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। जेबीएम ऑटो की तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 15.6% बढ़कर 1614 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे नेट प्रॉफिट 4.6% की बढ़त के साथ 55 करोड़ रुपए रहा। ये साफ दिखाता है कि ऑटो और ईवी से जुड़ी एक्टिविटीज में बढ़ोतरी का फायदा कंपनी को मिला। हालांकि ऑपरेटिंग लेवल पर दबाव बना रहा, क्योंकि इबिटा घटकर 173.4 करोड़ रुपए रह गया और मार्जिन 12.6% से गिरकर 10.7% हो गया।
न्यू लेबर कोड्स और ऑपरेशनल डिसरप्शन से जुड़े करीब 8 से 10 करोड़ रुपए के एक्सेप्शनल खर्च ने प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित किया। एक्साइड इंडस्ट्रीज के Q3 नतीजे बाजार के अनुमान के आसपास रहे, जहां रेवेन्यू 4.7% बढ़कर 4029 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 4.9% बढ़कर 257 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये दिखाता है कि कोर बैटरी बिजनेस में स्टेडी डिमांड बनी हुई है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी संतुलित रहा। एबिटा 4.6% बढ़कर 469 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 11.6% पर स्थिर रहा, जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। इसी वजह से नतीजों के बाद शेयर में हल्की सकारात्मक चाल देखने को मिली। AIA इंजीनियरिंग ने इस तिमाही में लिमिटेड रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद मुनाफे में अच्छी बढ़त दिखाई, जहां नेट प्रॉफिट 13.6% बढ़कर 294.4 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहते हुए 1066 करोड़ रुपए रहा। स्ट्रॉन्ग कॉस्ट कंट्रोल और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से एबिटा मार्जिन 26.5% से बढ़कर 27.2% हो गया, जो ये दिखाता है कि कंपनी कम टॉप लाइन ग्रोथ में भी मार्जिन सुधारने में सक्षम है। नेस्ले इंडिया ने Q3 में अब तक की सबसे ज्यादा क्वार्टरली रेवेन्यू दर्ज की, जहां सेल्स 18.5% बढ़कर 5,667 करोड़ रुपए पहुंच गई। नेट प्रॉफिट 1,018 करोड़ रुपए रहा, जिसमें करीब 202 करोड़ रुपए का टैक्स राइट बैक भी शामिल है। हालांकि मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला, क्योंकि एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन खर्च 42% बढ़ गया। इसके चलते एबिटा मार्जिन 23.1% से घटकर 21.1% रह गया, जो बाजार के अनुमान से भी कम रहा। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स की Q3 तिमाही में रेवेन्यू 10.8% बढ़कर 660 करोड़ रुपए पहुंच गया, लेकिन नेट प्रॉफिट 6.4% घटकर 90.5 करोड़ रुपए रह गया। इसका मतलब है कि प्राइसिंग और कॉस्ट मिक्स का असर मुनाफे पर पड़ा। ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा, क्योंकि एबिटा 17.3% बढ़कर 179 करोड़ रुपए पहुंच गया और मार्जिन 25.6% से बढ़कर 27.1% हो गया, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेंथ दिखाता है। स्ट्राइड्स फार्मा ने Q3 में ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में साफ सुधार दिखाया, जहां एबिटा 12.2% बढ़कर 235.8 करोड़ रुपए पहुंच गया और मार्जिन 18.2% से बढ़कर 19.9% हो गया। यूएस बिजनेस आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट का भरोसा बना हुआ है और मार्जिन्स में सुधार के संकेत मिलने से निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ, जिसके चलते नतीजों के बाद शेयर में करीब 10% की तेजी देखने को मिली। नैल्को की तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 1.5% बढ़कर 4,731 करोड़ रुपए रहा और नेट प्रॉफिट 1.8% बढ़कर 1,595 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो बाजार के अनुमान के अनुरूप रहा। हालांकि एबिटा मार्जिन 47.7% से घटकर 46.5% रह गया, लेकिन पावर कॉस्ट और एम्प्लॉई एक्सपेंसेस में क्रमशः 20% और 14% की गिरावट से ज्यादा दबाव नहीं पड़ा। फिर भी कमजोर सेंटिमेंट